हेलो गाइस, शिक्षा अलायंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम भारतीय संविधान से संबंधित कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक इसको पूरा देखेंगे। और स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए थे, और ब्रिटिश काल के समय जो अधिनियम थे उनका क्या योगदान था भारत के संविधान के निर्माण में। और इसमें से कुछ अधिनियम है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन रहा था उस टाइम आए थे। और हालांकि 1858 में जो अधिनियम आया था उसके बाद है वो जितने भी अधिनियम आए थे वो ब्रिटिश ताज के अधीन आए थे। तो उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। और ये पूरा कोर्स बेसिकली क्रैश कोर्स की तरह रहेगा, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास, और इससे संबंधित है प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश भारत में आए थे उनका इतिहास क्या रहा है। तो ये बेसिकली ये था कि जो ब्रिटिश थे उनको वहाँ की महारानी के ने है वो 15 साल का है वो अधिकार पत्र, एक तरह से बोला जाए तो अधिकार पत्र दिया था कि आप पूर्वी देशों में जाके है वो व्यापार कर सकते हैं। इनको खाली व्यापार का अधिकार दिया गया था, लेकिन जैसे कि देखा गया भारत में उन्होंने यहाँ की राजनीतिक एकता और संगठन का अभाव था। यहाँ के राजा महाराजाओं में उतना संगठन नहीं था, वे आपस में ही उनका कटु भाव द्वेष भाव यानी लड़ते रहते थे, मतलब संगठन नहीं था। तभी ये विदेशी शक्ति यहाँ के पनपी, इन्होंने व्यापार के साथ साथ है वो फिर राजनीतिक प्रशासनिक धीरे धीरे सारे अधिकार है वो अपने पास ले लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी का उद्देश्य क्या था। तो वो ब्रिटिश है वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासनिक राजनीतिक तौर पे पूरा हस्तक्षेप धीरे धीरे वो करना शुरू कर दिया था। कंपनी को है वो 1600 के चार्टर एक्ट के तहत है वो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ है वो व्यापार करने का अधिकार मिला था। और ये कंपनी था उसके प्रशासन के लिए है वो गवर्नर था, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे जो इसका प्रशासन देखते थे। अब सबसे पहले अगर अंग्रेज़ों के समय की बात की जाए तो शुरुआत अगर मानी जाए तो वो था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने है वो कूटनीतिक विजय हासिल की थी। इनमें कोई प्रॉपर युद्ध की तरह है वो कोई विजय हासिल नहीं की थी। वो हालांकि विजय हासिल की थी वो 1764 के है वो बक्सर के युद्ध में है वो हासिल की थी। और वहाँ से इन्होंने अपना है वो स्थायित्व प्रारंभ कर दिया था भारत के अंदर। 1757 के प्लासी के युद्ध में ये हुआ था कि अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चाल को चलते हुए भारतीय राजाओं की आपसी मनमुटाव का इन्होंने है वो फ़ायदा उठाकर है वो विजय हासिल की। तो एक तरह से ये कूटनीतिक विजय थी। और रणनीतिक विजय देखा जाए तो 1764 के बक्सर के युद्ध के समय से ही स्टार्ट होती है। अब 1765 में ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार है वो प्राप्त कर लिए थे। जैसे फर्रुखशियर के टाइम में जहांगीर वगैरह ये सारे प्रपत्र जो चुंगी से कर मुक्ति धीरे धीरे है वो अंग्रेज़ों ने अपना पूरा स्थायित्व है वो अपनाना शुरू कर दिया। अब द्वैत शासन की बात की जाए तो ये कंपनी और नवाब दोनों का शासन करना, यानी कंपनी भी शासन कर रही थी और नवाब भी शासन कर रहा था। लेकिन नवाब के पास में ज़्यादातर है वो वित्तीय शक्तियों का है वो अभाव था। तो वो अगर कोई योजना मान लीजिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए स्टार्ट भी करे तो उसके पास उतने अधिकार नहीं थे, तो वो सफल भी नहीं हो पा रहा था। अब ये द्वैत शासन है वो 1765 से लेकर 1772 तक रहा। हालांकि 1773 में है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के साथ में है वो अधिनियमों की है वो शुरुआत हो जाती है। लेकिन 1700 ये सवाल कई बार आता है कि 1765 से लेकर 1772 तक किस प्रकार का शासन रहा। तो द्वैत शासन या द्वैत शासन किस गवर्नर के समय स्टार्ट हुआ, तो ये क्लाइव के समय स्टार्ट हुआ। और किस गवर्नर के समय इसको ख़त्म किया गया, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने वो इसको ख़त्म किया था। अब देखते हैं कि संवैधानिक विकास के तहत है वो ब्रिटिश कालीन अधिनियम कौन कौन से आए थे। ये ब्रिटिश कालीन अधिनियम पहले हम इनकी बात करेंगे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय है वो कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। 1793 में हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देखेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये बेसिकली आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, वो इनका आगमन हुआ था। इसके बाद जो भी आएंगे, लेकिन 1858 में है वो एक अधिनियम आया था, जिसके बाद में है वो सत्ता का हस्तांतरण है वो ब्रिटिश ताज के पास में है वो चला गया था। ब्रिटिश ताज के पास में है वो चला गया। तो इसके बाद जो भी अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश ताज के वहाँ से आएंगे। ब्रिटिश क्राउन या ताज एक ही बात है। तो पहला हो गया 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये आए थे। इनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम से है वो बहुत सारी चीज़ें है वो भारतीय संविधान में है वो अडॉप्ट की गई है। मान रूपरेखा यहाँ से बहुत हद तक आधारशिला इसकी कही जा सकती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले इसके तहत है वो ब्रिटिश कंपनी ने, जो ब्रिटिश कंपनी के कार्य थे उनको ये था कि ब्रिटिश कंपनी के कार्यों को हम रेगुलेट कैसे करें। नहीं, रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है कि उसको हम नियामक या नियंत्रित कैसे करें कार्यों को। और ये संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास था। ये इस प्रकार के कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय नियंत्रण का है वो प्रथम प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था गुप्त समिति। इसी की सिफारिश पर है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि गुप्त समिति, इसका हालांकि अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर है वो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया था। इस कंपनी के गतिविधि केंद्र दो ही थे, ये तो बेसिक बात है कि भारत और इंग्लैंड। अब बंगाल के गवर्नर को है वो गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया कि एक गवर्नर खुद और 4 सदस्य अलग से। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल दोनों ही लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल बना दिया, तो गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा और प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा। अब ये कर दिया गया कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्रीकरण कर दिया गया, शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। नहीं, बंगाल के गवर्नर के पास है वो ज़्यादा पावर आ गई थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सैनिक और सिविल शक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, परिषद में निर्णय जो भी होते थे वो बहुमत से होते थे और निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को। आज के टाइम में लोकसभा में जैसे लोकसभा अध्यक्ष को है वो निर्णायक मत देने का अधिकार जैसे आर्टिकल 100 के तहत है वो प्रोवाइड किया गया है, तो उसी प्रकार से इसमें भी ये होता था कि अगर कोई गवर्नर जनरल की परिषद में अगर कोई निर्णय लेना था तो वो हालांकि बहुमत से होता था, लेकिन जब टाई हो जाता था वोटिंग में तो ये कास्ट वोटिंग या निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था। इसके बाद देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत है वो 1774 में है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। अब हालांकि ध्यान रखना, अभी जो न्यायालय वो संघीय न्यायालय वो बाद में आएगा, ये अलग था। इसके प्रमुख न्यायाधीश थे वो पहले न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। इस अधिनियम के तहत है वो वैसे नियंत्रण के लिए बेसिकली लाया गया, तो सबसे इसमें मैंने वो ये कर दिया गया कि इनको है वो एक तरह से निजी व्यापार पर है वो प्रतिबंध लगा दिया। यानी कोई भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना और जो निजी तौर पे जो भी कार्य होते थे जिनसे कि इसमें बेहतर तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए, उसके लिए प्रावधान किया गया।
ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। नहीं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की है वो स्थापना कर दी गई, जिससे कि ब्रिटिश कंपनी पर है वो नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए वो बर्ग की सलाह पर 1781 का सेटलमेंट एक्ट भी लाया गया। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। अब इसकी क्या है कि कुछ खामियां रह गई थी, तो इसके लिए 1781 में वो सेटलमेंट एक्ट लाया गया, जो कि बर्ग की सलाह पर लाया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर है वो क्या प्रावधान किए गए थे। ये अधिनियम था बेसिकली कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ये जो पहला वैधानिक कह सकते हैं वैधानिक दस्तावेज था। तो ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसका भी है वो ध्यान रखना, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था जो फैक्ट है वो है राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को है वो विभाजित कर दिया गया। व्यापारिक कार्य है वो निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए, और राजनीतिक कार्य वो नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। यानी इनमें यह कहा गया कि व्यापारिक कार्यों के संबंधित जो भी होगा वो काम निदेशक मंडल देखेगा, और राजनीतिक कार्य से संबंधित जो भी काम होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल देखेगा। द्वैध शासन व्यवस्था, एक तरह से ये द्वैध शासन व्यवस्था कह सकते हैं। हालांकि मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया था कि 1765 से लेके वो 1772 तक है वो भी द्वैध शासन था, लेकिन वो आपको डेट मेंशन करके पूछेंगे या कब से कब तक था, तो वो क्लाइव से लगाकर हेस्टिंग्स से था, मतलब क्लाइव ने उसको स्टार्ट किया था, हेस्टिंग्स ने उसको ख़त्म किया था, तो वो अलग है। और आगे जब हम 1900 सीरीज़ वाले अधिनियम पढ़ेंगे तो उनमें भी ये होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ, केंद्र में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ, तो वो डेट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। अब इसमें था कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या है वो 3 कर दी गई। पहले इसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके 1+3 कर दिया गया। और प्रांतीय परिषद को भी है वो सेम इनकी संख्या कर दी गई, जो कि 3 कर दी गई। अगर जब भी क्वेश्चन आए कि गवर्नर जनरल की परिषद या प्रांतीय परिषद की संख्या घटाई कब गई है या 3 कब कर दी गई, तो वो इसी अधिनियम के तहत है वो की गई है। गवर्नर जनरल यदि कोई संधि करता है, किसी राजा के साथ में युद्ध करता है, तो उससे पहले जो कंपनी के लिए डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे है वो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे छोटा सा एक्ट है बीच में, चार्टर एक्ट है, ये भी 1793 का। कंपनी के अधिकार को है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। पहले कंपनी को है वो 15 वर्ष के लिए बोला गया था राजपत्र में, जो 1600 का राजलेख चार्टर था, उसके बाद में 20 साल के लिए। और यही देखेंगे कि फिर जैसे ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा, उसमें फिर इनको है वापस 20 साल के लिए वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। नहीं, काम तो वो वहाँ बैठे करेंगे, लेकिन राजस्व है वो भारत से ही दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत है वो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को है वो समाप्त कर दी गई। यहाँ पे कंपनी के एकाधिकार को यह समाप्त किया था, पूर्णता प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसमें ये 2 चीज़ों के लिए, एक तो चीन के साथ व्यापार करने की छूट थी अभी भी, और चाय के व्यापार को है वो जारी रखा था। इन दोनों को है वो छूट रखी। हालांकि आगे आने वाला एक्ट में है वो इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें यह था पहली बार है वो शिक्षा पर है वो कुछ फंड अलॉट किया गया था। हालांकि वो पूरा तरीके से उसको कार्यान्वयन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी भारतीय शिक्षा पर है वो खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का है वो प्रावधान इसी एक्ट के तहत है वो किया गया। और ईसाई मिशनरियों को है भारत में धर्म प्रचार की है वो अनुमति इसी अधिनियम के तहत है वो दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का है वो अधिकार दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी आने की प्रबल संभावना, और ये एक तरीके से इसको ये मान सकते हैं कि ये संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट।
तो इसमें ये था कि बंगाल के गवर्नर को है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पे फिर बात वही है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये दोनों का ही उत्तर होगा विलियम बेंटिक। और यहाँ है वो शासन प्रणाली का है वो केंद्रीकरण हुआ। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से विधायिका की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल ने अपने हाथों में ले ली। यानी यहाँ पे जो कि पहले 3 जगह बनती थी शक्तियाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये भारत का गवर्नर जनरल है और यहाँ पे जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल की उनकी भी शक्तियाँ यहाँ पे लिखी। तो मतलब यहाँ शक्तियों का एक तरह से कह सकते हैं केंद्रीकरण है वो हो गया। इस अधिनियम से पहले बनने वाले कानून हैं वो विनिमय कहलाते थे या नियामक बोल सकते हैं उनको, जो अब से है वो अधिनियम या एक्ट कहे जाने लगे, जो अधिनियम या एक्ट कहे जाने लगे। और कंपनी के ये व्यापारिक अधिकार को है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, वहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार को है वो समाप्त किया था, यानी एकाधिकार नहीं रहेगा। चाय और चीन के साथ है वो व्यापार, जैसे देख सकते हैं इसमें यह था कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार करने की छूट थी, लेकिन इस 1833 के चार्टर एक्ट में है वो इनको भी समाप्त कर दिया गया और व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। अब था कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की है वो नियुक्ति की गई और इसको मत देने का अधिकार नहीं था। आज के टाइम में जैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे भारत का महान्यायवादी या महाधिवक्ता होता है जो, वो भी हालांकि होता है लेकिन उसको भी मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरीके से विधि सदस्य था, उसको नियुक्ति जरूर की गई थी एज ए 4th मेंबर, बट उसको मत देने का नहीं, वोटिंग का राइट नहीं था। प्रथम विधि आयोग का गठन है वो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में है वो 4 सदस्यीय द्वारा किया गया, 4 सदस्यीय समिति थी। और ये ध्यान रखना है कि कब किया गया गठन और किसकी अध्यक्षता में है वो किया गया, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दास प्रथा है उसको प्रतिबंधित तो हालांकि एलन ब्रो ने किया था, लेकिन वो किस एक्ट के टाइम में किया गया था, वो था 1833 का चार्टर एक्ट, और दास प्रथा को प्रतिबंधित है वो 1843 में किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है, जो कि संभावित प्रश्न है और पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए, तो ये आपको बाद में रिपीट भी हो सकते हैं किसी एग्जाम में। तो इनका आप है वो पहला प्रश्न ये है कि किस अधिनियम के तहत है उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो प्रावधान किया गया। ये 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर है उसको मेंशन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को है वो समाप्त कर देगा। यहाँ पे ये प्रश्न यही है जो मैंने कहा था कि एकाधिकार बोले तो अलग होगा और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया तो वो अलग एक्ट होगा। ये इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दें और हम उसको फॉलो करेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।